आज मैं अक्षता और मेरी दोस्त हर्षिता आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के बड़े बिजनेस वॉर्स में लिया जाता है। ये एक ऐसा केस है जिसने यह प्रूव कर दिया कि धीरूभाई अंबानी कितने अच्छे बिजनेसमैन थे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बियर कार्टेल के एक बहुत फेमस मेंबर मनु मानेक वर्सेस धीरूभाई अंबानी के केस के बारे में। इस केस को शुरू करने से पहले आपको इसके अहम किरदारों से परिचय करवा देते हैं। इस केस का पहला अहम किरदार है मनु मानेक। मनु मानेक का जन्म 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर का काम शुरू किया था। कुछ समय के बाद वो मार्केट ऑपरेटर बन गए। मार्केट ऑपरेटर वो होता है जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मूल्य निर्धारण में हेरफेर करता है। आरंभ करने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये बात 70 और 80 दशक की थी। उस समय मार्केट सेबी द्वारा कंट्रोल नहीं था। जिस समय मनु मानेक व्यवसाय में थे तब मार्केट में कोई डेरिवेटिव नहीं था। मनु मानेक ब्रोकर से शेयर्स को प्राप्त करते थे और फिर लक्षित कंपनी के शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करते थे। वे बेयरिश स्ट्रैटेजी और शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। उन्होंने इन स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए मार्केट में अच्छा पैसा कमाया। कुछ समय के बाद मनु मानेक को प्रसिद्धि मिली और उनको कोबरा ऑफ द स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाने लगा। अब हम जानते हैं अपनी कहानी के दूसरे किरदार के बारे में। धीरूभाई अंबानी का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था, जिनका नाम इंडिया के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाता है। ये वही धीरूभाई अंबानी हैं जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जो इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी थी और फॉर्च्यून 500 में शामिल होने वाली पहली इंडिया की प्राइवेट कंपनी बनी। धीरज लाल से धीरूभाई अंबानी बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। 17 साल की उम्र में वो ब्रिटेन गए, जहां उन्होंने क्लर्क की नौकरी करते हुए अकाउंटिंग और ट्रेडिंग जैसी स्किल्स सीखी। इन्हें सीखने के बाद वो इंडिया वापस आए और यहाँ पर उन्होंने मसाले यानी कि स्पाइसेस का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में सफलता मिलने के बाद उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स जैसी चीज़ों में भी अपना व्यापार बढ़ाया और रिलायंस का बिजनेस सेटअप किया। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को एक पब्लिक कंपनी बनाया और धीरूभाई अंबानी के कैरिज्मे की वजह से इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। धीरूभाई अंबानी के इसी हार्डवर्क और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ने उन्हें इंडिया का एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया। आइए अब हम इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बुलिश मूवमेंट। नॉर्मली किसी कंपनी के शेयर्स तब खरीदे जाते हैं जब शेयर की कीमत कम होती है। कीमत बढ़ने पर लोग अपने शेयर्स को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं और ऐसे शेयर मार्केट में मुनाफा कमाया जाता है। जब कोई कंपनी मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उस कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ती है और मार्केट में इस तरीके से मुनाफा कमाने वाली स्ट्रैटेजी को हम बुलिश स्ट्रैटेजी कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेयरिश स्ट्रैटेजी। ये बुलिश स्ट्रैटेजी के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस स्ट्रैटेजी में हम ऐसी कंपनीज की खोज करते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आगे आने वाले टाइम में उनकी शेयर की कीमत के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत फ्यूचर में गिरने का अनुमान लगाकर इस स्ट्रैटेजी में मुनाफा कमाया जाता है और हम इस स्ट्रैटेजी को बेयरिश स्ट्रैटेजी कहते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है बियर कार्टेल। इसमें जब ट्रेडर्स किसी शेयर प्राइस पर मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो एक संगठन यानी कि एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसे हम कार्टेल कहते हैं। अब बेयर कार्टेल वो होता है जहां पर हम स्टॉक के प्राइस को गिराकर उससे पैसा कमाते हैं। हमने इस केस के मुख्य किरदारों के बारे में जान लिया है और इस केस से जुड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में जानना, जिसमें हमें बहुत सी दिलचस्प बातें पता चलने वाली हैं। ये केस 1980 के टाइम का है, जब स्टॉक एक्सचेंज बहुत अलग तरीके से काम करती थी। उस टाइम डिजिटल चीज़ें नहीं थी, तो स्टॉक मार्केट में बहुत धीरे धीरे चीज़ें होती थी। उस टाइम ब्रोकर्स को 14 दिन का ट्रांजैक्शन पीरियड दिया जाता था।
जो कि अब घटा करके सिर्फ 2 दिन का कर दिया गया है। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो उनकी पेमेंट करने के लिए या फिर अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम होता था। अगर आप इन 14 दिनों में अपनी पेमेंट नहीं कर पाए या फिर बेचे हुए शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए तो आपको बदला चार्ज देना पड़ता था। अब ये बदला चार्ज आखिर है क्या? जैसे कि क्रेडिट कार्ड में आपको एक मिनिमम पेमेंट देनी होती है, वैसे ही बदला चार्ज भी एक तरह की पेमेंट है जिससे देकर आप 14 दिन का टाइम खरीद सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। बेयर कार्टेल्स ने इन 14 दिनों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रैटेजी यूज की। शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रैटेजी में बेसिकली इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स बेचते हैं जो उनके पास है ही नहीं, ताकि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाए। इस पैनिक की वजह से स्टॉक के प्राइसेस गिरने लगते हैं और जब वो मिनिमम लेवल तक गिर जाते हैं तो यही इन्वेस्टर्स उन्हीं शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं। इसमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन तो जीरो हो जाती है, लेकिन इन इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट्स मिल जाता है। अप्रैल 1982 में बेयर कार्टेल्स ने मिलकर रिलायंस के शेयर्स पर अटैक करने का डिसाइड किया, ताकि रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू मिनिमम लेवल तक आ जाए और बेयर कार्टेल्स को हेवी प्रॉफिट मिल जाए। इस प्लान के अकॉर्डिंग बेयर कार्टेल्स ने रिलायंस के 11 लाख शेयर्स बेच दिए, जिसकी वैल्यू 16 करोड़ रुपए थी। वे इस अटैक को लेके इतना कॉन्फिडेंट थे कि उनको लगा था कि रिलायंस का शेयर कोलैप्स कर जाएगा और उनको बहुत नुकसान होगा और साथ ही साथ बेयर कार्टेल को बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। शुरुआत में तो बेयर्स का प्लान काफी अच्छे से काम किया। रिलायंस के शेयर की वैल्यू 131 से घटकर 121 पर आ गई। सबको लगा कि अब रिलायंस खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिलायंस के शेयर की वैल्यू घटना अचानक बंद हो गई, बल्कि कुछ समय बाद वो 121 से बढ़कर 125 तक पहुंच गई। अब 14 दिन के ट्रांजैक्शन पीरियड के अंदर बेयर्स रिलायंस के शेयर्स को बेचते रहे और एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में कोई नहीं जानता था इन शेयर्स को खरीदती रही। और यही था धीरूभाई अंबानी का मास्टर स्ट्रोक। जो कंपनी रिलायंस के शेयर्स को खरीद रही थी उसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस एसोसिएशन। ये एक बिल्कुल नई कंपनी थी जो रिलायंस के शेयर के प्राइस को गिरने से बचाने ही आई थी और इसी वजह से बेयर्स का प्लान फेल हो गया। 14 दिनों के बाद भी वो उन शेयर्स को बाय बैक करने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाए। अब बेयर्स के पास शेयर्स तो थे नहीं, तो उनको 14 दिनों का और टाइम चाहिए था ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए। और यहाँ पर धीरूभाई अंबानी ने उनसे बहुत बड़ा यानी 50 रुपए पर शेयर का बदला चार्ज डिमांड किया, लेकिन अभी भी बेयर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इवेंचुअली वो डेडलॉक में फंस गए और पूरा का पूरा BSE 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए जब मार्केट खुली, वो भी स्पेशली रिलायंस के शेयर्स के लिए, ताकि बेयर्स इन शेयर्स को बाय बैक कर सके, तब तक सब धीरूभाई अंबानी की होशियारी के बारे में जान चुके थे। जहां पर बेयर्स को उधार लेके ट्रांजैक्शन सेटल करनी पड़ रही थी, वहीं पर रिलायंस अपने ट्रैक पर वापस आ चुकी थी। लोग धीरूभाई अंबानी को BSE का मसीहा मानने लगे। जब धीरूभाई अंबानी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्होंने इस अटैक का सामना कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि वे उन कॉमन पीपल के ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकते थे जिन्होंने रिलायंस पे इन्वेस्ट किया। धीरूभाई अंबानी की यही खासियत उन्हें इंडिया का ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन बनाती थी और हमें इंस्पायर करती है। वी होप आपको ये इंटरेस्टिंग केस पसंद आया होगा। अंत में हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र निगम सर का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप सबको मनु मानेक वर्सेस धीरूभाई अंबानी के केस के बारे में जानकारी दे पाएँ। उनके सपोर्ट और मार्गदर्शन से ही हम यह वीडियो बना पाए हैं। धन्यवाद।